सवाल रुचिता जी का है। रुचिता जी हमसे पूछ रही हैं कि 3-4 स्टॉक्स के सर इन्होंने नाम दिए हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि HUL, SBI, मैक्स हेल्थ केयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और L&T इसमें से किस में वीकली SIP ये कर सकती हैं, लेकिन ये करना 1 साल के लिए चाहती हैं सर। रिलायंस और एल&टी दो नाम मुझे लगता है ये एक बढ़िया एसआईपी कैंडिडेट्स होने चाहिए साल डेढ़ साल के लिए। एल&टी में भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एसओटीपी में आईटी का एक बहुत बड़ा रोल है। रिलायंस पे हमने एक डिटेल डिस्कशन थोड़ी देर पहले ही किया है। जी। तो मुझे लगता है एलटी और रिलायंस ये दो स्टॉक इस लिस्ट में ऐसे हैं जहाँ ये इस टाइप की एसआईपी कर सकती हैं। HUL भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर मुझे दो ही चूज करने हैं तो मैं एलटी और रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है एलटी में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, कैपिटल गुड्स वाला जो बिजनेस है, जैसा हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि कैपेक्स साइकिल में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, उसका फायदा एलटी को होना चाहिए। प्लस आईटी में जो रिवाइवल आता है आज एलटी के एसओटीपी में, आईटी कंपनीज एलटीआईएम और इनका बहुत बड़ा हाथ है एलटीटीएस का, तो उसका फायदा भी वहां पे आपको दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है एलटी और रिलायंस ये दो पे आपको एसआईपी करनी चाहिए। ओके, तो रुचिता जी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और L&T इसमें आप वीकली SIP कर सकते हैं, लेकिन क्या सर 1 साल के लिए सही रहेगा या फिर ज़्यादा इनको सोचना चाहिए, आगे लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स में एक साल का टारगेट भी आपको डिसेंट अपसाइड प्रोवाइड करेगा। रिलायंस जैसे सामने बोला 1750 1800, अगर आप एलटी को भी देखें तो वैल्यूएशन वाइज शायद पूरे कैपिटल गुड स्पेस में सीमेंस वगैरह करेक्ट होने के बाद भी एलटी और भेल हमारी टॉप पिक है। तो जी। एलटी अभी भी वैल्यूएशन वाइज डिसेंट अपसाइड प्रोवाइड करता है। प्लस ये जो आईटी में रिवाइवल की हम उम्मीद कर रहे हैं कॉन्ट्राबेट में, तो वो जैसे जैसे प्ले आउट होता है वहां पे उसका भी आपको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है सर। अनिकेत जी का सवाल आया है सर। अनिकेत जी पूछ रहे हैं कि Hyundai मोटर में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री कब कर सकते हैं सर, किस लेवल पर फ्रेश एंट्री करना ठीक रहेगा। Hyundai मोटर्स में लॉन्ग टर्म का इनका होराइजन है सर। अब देखिए हुंडई में आईपीओ के बाद तो बहुत ज्यादा कोई ऐसे ऐसे ट्रिगर्स थे नहीं, लेकिन मुझे लगता है जिस टाइप की न्यू लॉन्चेस की योजना अभी कंपनी ने बताई है वो काफी अग्रेसिव है। और जनरली हुंडई की गाड़ियों को इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन मिला है और एक जी। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ, जैसे एक टाइम पे हम स्प्लेंडर की बात करते थे। तो बिल्कुल। मुझे लगता है हुंडई की गाड़ियों में भी आपका कंफर्ट लेवल वैसा ही है, जो हुंडई के यूजर्स हैं, जो हुंडई की ब्रांड आइडेंटिटी रही है, अभी भी उनकी कुछ गाड़ियां डोमिनेट करती हैं। हालांकि नई लॉन्चेस में वैसी डोमिनेंस उनको नहीं मिली और कहीं पे थोड़ा सा डीरेल हो गया, बट फिर भी मुझे लगता है कि उनकी गाड़ियों की रिलायबिलिटी और ईज ऑफ ओनरशिप वगैरह काफी स्ट्रांग है। और जैसी नई लॉन्चेस की योजना उन्होंने बनाई है वो मुझे लगता है काफी अग्रेसिव है। और जैसे जैसे अगर कोई नई लॉन्च सक्सेसफुल होती है तो उनको काफी फायदा मिलना चाहिए। जहां तक कहाँ खरीदना चाहिए, तो ऑलरेडी अगर एक साल फॉरवर्ड की अर्निंग्स भी आप देखें तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक 29-30 टाइम पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि यहाँ से लेके अगले 10% डाउन तक, यहाँ पे आप पहले 25% खरीद लीजिए और हर 2.5-3% गिरने पे आप 25% और लीजिए। ऐसे करके अगले 10% फॉल तक आप एक्यूमुलेट कीजिए अगर आपको मिलता है तो। और मोटा मोटी अगर आप अपने होराइजन को एक्सटेंड करते हैं FY 27 की अर्निंग्स पे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको अपसाइड कल्मिनेट करने को मिलेगी। बट 28 के अर्निंग्स पे अगर आप मतलब अपने होराइजन को 2 साल के ऊपर ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग आपको 3000 के आसपास के टारगेट्स तो आसानी से मिल जाने चाहिए। ओके, तो अनिकेत जी जैसा कि सर ने बताया Hyundai मोटर्स में कि आप इसमें अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 10% अगर ये नीचे आता है तो वहाँ आपको 25% अपना पैसा डिप्लॉय करना है, 25% पैसा आपको लगाना है करंट मार्केट प्राइस से 10% नीचे गिरने पर। उसके बाद अगर ये 2.5%, 3%, 4% गिरता है तो आपको धीरे धीरे उसमें पैसा एक स्टेगर्ड मैनर में आपको इन्वेस्ट करना होगा। और 2 साल से ऊपर का अगर आपका होराइजन है, जैसे कि सर ने कुछ कंडीशंस के साथ बताया, तो उसमें 3,000 रुपये तक के आपको यहाँ पर टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, अगर कंपैरिजन करना हो कि किसी को Hyundai मोटर या फिर मारुति सुजुकी, तो आप दोनों में से कौन सी कंपनी प्रेफर करेंगे सर।
और देखिए साइज़ एडवांटेज तो ऑब्वियसली मारुति सुजुकी के पास है, वहाँ पे भी नई लॉन्चेस पे काफ़ी बड़ा फ़ोकस है, सुजुकी का हाइब्रिड पे काफ़ी फ़ोकस है। हुँ। और मुझे लगता है जब तक अपना ईवी इकोसिस्टम पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है, अभी भी हमने ईवीज़ और हाइब्रिड्स का बहुत बड़ा एडवेंट मारुति की तरफ से भी नहीं देखा है। तो उस हिसाब से तो आप मारुति के साथ ही जाना चाहेंगे, अगर आप बड़ी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो। तो अगर दोनों में से कंपेयर करना हो तो ऑब्वियसली मारुति आपकी प्रेफर्ड चॉइस होनी चाहिए, साइज़ एडवांटेज और मार्केट शेयर एडवांटेज की वजह से। बट हुंडई में जिस टाइप की लॉन्च अग्रेशन उन्होंने अभी बात की है, वो एक अलग तो हो सकता है आपको हुंडई में ग्रोथ रेट्स बेटर मिले कंपेयर टू मारुति, क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो एक प्रोडक्ट आके कोई इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकता। तो वो ग्रोथ रेट के हिसाब से हो सकता है आपको हुंडई बेटर लगे। बट साइज़ एडवांटेज ऑब्वियसली मारुति में है। तो ऑन बैलेंस मुझे लगता है लगभग दोनों कंपनी सिमिलर वैल्यूएशन पे हैं, 29-30 टाइम पे ही मिल रही हैं आपको फॉरवर्ड पे। तो उस हिसाब से मैं मारुति के साथ ही जाना चाहूँगा। ओके, तो मारुति सर की यहाँ पर एक चॉइस रहेगी। इसी के साथ सर मैं टाटा मोटर्स पर भी मेरा एक सवाल है, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस था वो आज से ही वो ट्रेड हो रहा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, यानी कि TMPV के नाम से आज से इसमें ट्रेडिंग हो रही है। तो सर टाटा मोटर्स पर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे कि क्या आपको फ्रेश एंट्री के लिए सही लग रहा है, या फिर अभी थोड़ा इसमें इंतज़ार करना चाहिए? कहाँ तक शेयर जा सकता है अगले 2 से 3 साल का अगर नज़रिया लेकर चलें तो? नहीं, मैं तो बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है जो वैल्यूएशन पे आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आज वैल्यूएशंस पे जिन वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है पूरे ऑटो स्पेस में। एक साइड ये है कि ऑब्वियसली मेजर अर्निंग्स जेएलआर से आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड पे ये है कि टाटा के पैसेंजर व्हीकल्स ने पहली बार पिछले 2-3 साल में थोड़ी ट्रैक्शन दिखाई है डोमेस्टिक साइड पे। आप अगर ईवीज़ में उनकी फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्सन और पंच और इसके अलावा टियागो वगैरह तो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल्स इनके रहे हैं। अभी कर्व में भी जिस टाइप से जो डिज़ाइन अपलिफ्टमेंट हुई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। सफारी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, नई वाली को, ईवी को भी। प्लस मुझे लगता है सिएरा की लॉन्च भी काफ़ी अवेटेड है। प्लस अविनिया एक फ्यूचर लॉन्च है। तो मुझे लगता है टाटा की जो स्टेबल है, खास करके पैसेंजर व्हीकल साइड में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं काफ़ी बुलिश हूँ। जेएलआर में कुछ प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय में हुई हैं, जिसकी वजह से आज शायद थोड़ा रेटिंग कट्स वगैरह भी आए हैं। बट मुझे लगता है ये टेम्पररी है, जो रिवैम्प वगैरह वो जेएलआर में भी कर रहे हैं, इकोसिस्टम में शिफ्ट वगैरह, वो जैसे-जैसे प्ले आउट करता है, पूरे ऑटो स्पेस में सबसे अट्रैक्टिव बेट शायद टाटा मोटर्स ही है इन वैल्यूएशंस पे। कंजर्वेटिवली भी चले तो मेरे हिसाब से 40-50% अपसाइड आपको मिलनी चाहिए, बट आपको होराइजन 18 से 24 महीने का रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जो इनके फेवर में नहीं भी जा रहे हैं। तो वो जैसे-जैसे प्ले आउट होता है, मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आ सकती है। तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाइज़, वैल्यूएशन वाइज़ में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ टाटा मोटर्स के इन लेवल्स पे। ओके, तो वैल्यूएशन वाइज 1.5 से 2 साल का नज़रिया लेकर चलते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिनके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं। इसके सर हाल ही में कंपनी की तरफ से कल या परसों में नंबर्स भी आए थे कि कंपनी ने एक महीने के अंदर, जब से जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ 22 सितंबर से लेकर और अब तक दिवाली तक, 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो कार सेल्स की हैं देश भर के अंदर, जो कि एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पर कंपनी के लिए साबित हो रहा है। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल बालकृष्ण कपूर जी का है, ये मनी9 के प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके त्रिवेणी टर्बाइन 642 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, जील 126 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, और आलूवालिया कंस्ट्रक्शन 1057 रुपये पर इनकी इसमें खरीदारी है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये इसमें क्या कर सकते हैं, क्या ये एवरेज कर लें या फिर सेल कर दें या होल्ड करके चलें इसको सर? तो सबसे पहले त्रिवेणी टर्बाइन पर सर आप बता दीजिए। देखिए त्रिवेणी टर्बाइन एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की कंपनी है और लगातार इनके इंजीनियरिंग बिजनेस ने काफ़ी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दी है। पिछले कुछ समय में कभी-कभी क्या होता है, कैपिटल गुड्स में वैल्यूएशंस थोड़ी-सी लिमिट के बाहर चली जाती है और फिर एक थोड़ा भी अर्निंग साइकिल में डाउनग्रेड आता है, तो कंपनीज़ काफ़ी करेक्ट कर जाती है। तो काफ़ी करेक्ट कर चुकी है। मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे आप और भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1 साल फॉरवर्ड पे 40 के आसपास है और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन में हमने ठीक-ठाक कोलैप्स देखा है। तो जैसे-जैसे थोड़ा-सा मूड माहौल कैपेक्स के आसपास सुधरता है, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 1.5 से 2 साल में ₹20 के आसपास 40 का मल्टीपल, तो ₹800 तक के टारगेट। तो मुझे लगता है त्रिवेणी टर्बाइन तो आपको सर्टेनली होल्ड करके चलना चाहिए। जहाँ तक ज़ी की बात है, मुझे लगता है
बहुत बार हम बहुत कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो नहीं रहा। हालांकि मीडिया कंपनी के हिसाब से वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यूएशन पे स्ट्रेच्ड तो नहीं बोल सकते आप जी को। रादर मेरे हिसाब से शायद आज के दिन ज्यादातर मीडिया कंपनी स्ट्रेच वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रही। 11-12 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जी भी बहुत स्ट्रेच्ड है, बहुत डाउन ट्रॉडन है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वगैरह क्रॉप अप होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह, तो वो एक फ्लिप साइड है। बट ये भाव में मुझे नहीं लगता कि 11-12 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। यहाँ पे भी अब बहुत कंजर्वेटिवली भी ट्रेड किया तो मेरे हिसाब से फॉरवर्ड नंबर्स पे अगर 15-16 टाइम ट्रेड करता है तो 150-60 जैसे टारगेट्स तो आपको यहाँ पे भी मिलने चाहिए। और तीसरा काउंटर क्या था? जी, तीसरा सर आपको बता दें, आलूवालिया कंस्ट्रक्शन। आलू वाले या कंस्ट्रक्शन, देखिए जनरली कंस्ट्रक्शन में क्या है कि पिछला कुछ समय ईपीसी प्रोजेक्ट, ये रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए थोड़ा सा स्लो रहा है, क्योंकि नए ऑर्डर्स वगैरह इतना आए नहीं थे एचपीसी की, नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट उसकी तरफ से। लेकिन अब हमें लगता है कि जो स्पीड है वो काफी इम्प्रूव होनी चाहिए, तो इसका फायदा आलू वालिया को भी मिलेगा। और वैल्यूएशन वाइज भी मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रेच्ड है। हाँ, 27 टाइम लास्ट 12 मंथ्स है, ऊपर से ऑलरेडी करेक्ट हो गए। तो मुझे लगता है होल्ड करके चलिए आलू वाली। अभी मोस्ट प्रोबेबली अगले 6 महीने ज्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन सिविल इंफ्रा कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव होने चाहिए। ऑर्डर इनफ्लो वगैरह मजबूत रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। सिमिलर एक कंपनी है शायद सीगल इंडिया, वो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो हम लोग को ठीक लगती है। बट ये भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है अगले 6 महीने में आपको मच बेटर प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज में मिलनी चाहिए। ओके, तो बालकृष्ण जी, त्रिवेणी टरबाइन सर ने जैसा कि सलाह दी कि करंट मार्केट प्राइस पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1 से 2 साल के अंदर 800 रुपये तक के आपको इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। आलू वाले कंस्ट्रक्शन में आपको होल्ड करने की सलाह रहेगी अभी, और अगले 6 महीने के अंदर आपको इसमें अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और अगले जो 6 महीने हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए भी अच्छे साबित यहाँ पर हो सकते हैं। झील पर भी सर ने आपको अपनी एडवाइस दे दी है कि आपको क्या करना चाहिए। तो चुन चुन के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, और हम जानते हैं कि आप सभी इस सेगमेंट का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं वो इसमें अपनी टॉप पिक एक बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होती हैं। तो शरद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपकी टॉप पिक क्या रहेगी? कौन सा आपको शेयर लग रहा है कि हाँ, इस कंपनी के अंदर जो है वो फिलहाल दाव लगाया जा सकता है? रिसेंटली रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग एक कंपनी है, रिसेंट आईपीओ है, वो रिकमेंड किया है अपने कस्टमर्स को। और हमें लगता है वो एक काफी डिसेंट बेट है। कंपनी का लगभग अभी 30-32 हजार टन का आसपास का कैपेसिटी है, वॉशर्स की बड़ी सर, आपसे कंपनी है। रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नाम एक बार रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा आवाज़ का वो वॉल्यूम रत्नवीर का। प्रिसीजन इंजीनियरिंग। जी, ठीक हाँ, है सर। यही है। हाँ जी, रत्नवीर तो प्रशिशन। जी। हाँ, तो लगभग 30 हजार करोड़, 30 हजार एमटी के आसपास की इनकी कैपेसिटी है वॉशर्स की। इंडिया की बड़ी कंपनी है। एक कैपेक्स ये अभी कर रहे हैं जिसमें वो बढ़कर 53 हजार करोड़ के आसपास हो जाएगा 2028 तक, और एक कैपेक्स है सेकंड फेज जहां वो बढ़ के 74 हजार करोड़ तक, 74 हजार तक हो जाएगा। प्लस इसके अलावा कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, कुछ सोलर पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, उसका भी फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ये एक बढ़िया बेट हो सकती है। ऊपर से काफी करेक्ट हुआ हुआ स्टॉक है, और एक साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर कर देगी, और 15 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भी जो फॉरवर्ड आउटलुक रहेगा वो काफी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कैपेक्स के बल पे जो लगभग डबल से ज्यादा कर दे रहा है इनकी कैपेसिटी को, तो कंजर्वेटिवली टू स्टार्ट विद 225 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से हमने इस पे रिकमेंडेशन दी है। तो मुझे लगता है ये एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। ओके, तो शरद सर की जो टॉपिक यहाँ पर है वो है रत्नवीर प्रिसीशन इंजीनियरिंग। इसमें सर ने बताया कि काफ़ी करेक्ट ये शेयर हो चुका है, और एक साल में जो 1 से 1.5 साल के नज़रिए से सर ने जो टारगेट दिया है वो 225 रुपये के आसपास का यहाँ पर दिया है। तो ये है शरद अवस्थी सर की
टॉपिक। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय मनी नाइन के प्लेटफॉर्म को देने के लिए, मनी नाइन के व्यूअर्स को देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आप कोई डिस्क्लेमर इसमें देना चाहें अपनी तरफ से? मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग्स नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी की और हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच शरद सर, अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सर।